जय हिंद दोस्तों। सीडीएस 2 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो यूपीएससी ने जारी कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो 15/5/2024 आज के दिन जो है नोटिफिकेशन सीडीएस का लागू हो गया है। इसके अंदर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली उसके बारे में, और जो फोटोग्राफ से रिलेटेड जो चेंज आई है अभी यूपीएससी ने, जो फोटोग्राफ आपको अपलोड करते हैं फॉर्म भरते समय, उसमें कुछ चेंज किया यूपीएससी ने सीएपीएफ के अंदर भी और उसके अंदर भी, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर बात करें तो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है कि जैसे आप फॉर्म भर देते हो और आपको लगता है कि मेरे फॉर्म में कुछ गलती है और मैंने गलती फॉर्म ही भर दिया है, तो उसके लिए आपको जो है मॉडिफिकेशन विंडो मिलती है। मॉडिफिकेशन विंडो कब मिलती है आपको? 5/6/2024 का जो टाइम है, 5/6/2024 से लेकर 11/6/2024 का जो टाइम है, इसके बीच में जो है आपको एक मॉडिफिकेशन विंडो मिलेगी जिसके अंदर आप जो ओटीआर की डिटेल्स हैं उसे आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी, बिल्कुल आपको दे देनी चाहिए। उसके बाद लास्ट डेट जो है हमारा फॉर्म सबमिट करने का वो 4 जून 2024 है। ठीक है, तो 4 जून 2024 से पहले पहले अपना जो फॉर्म है वो आप मेक श्योर करो कि सबमिट कर दो। ठीक है, शाम के 6 बजे से पहले पहले यहाँ पे दे रखा है, तो 4 जून का वेट ही नहीं करना, सबसे बड़ी बात यही है। आप उससे पहले ही जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म जो है अच्छे से पढ़ के सारी डिटेल्स वगैरह जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट कर देना। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, सबको पता ही है, हमारी 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद कैसे हम अपना जो ओमआर शीट भरते हैं, ब्लैक बॉल पेन से बनते हैं, ये भी हमें पता ही है, तो बेसिक चीज़ है। अब आ जाते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट टू अपलोडिंग द फोटोग्राफ व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आप फोटोग्राफ अपलोड करते हो, जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, तो उससे रिलेटेड जो है यूपीएससी ने अब कुछ चेंजेस लाए हैं, जो कि हमने यूपीएससी सीएपीएफ की एग्जामिनेशन में भी देखा अभी, जो नोटिफिकेशन आई थी उसकी, और अब जो सीडीएस है इसके अंदर भी सेम चीज़ है। तो इसमें क्या नोटिफिकेशन आया, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा था, फोटोग्राफ अपलोडेड बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 डेज ओल्ड। तो 10 दिन पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, 10 दिन से ज्यादा पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए जो भी आप फोटो अपलोड करोगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रहा है, एंश्योर दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन आर क्लियरली मेंशन्ड ऑन द फोटोग्राफ। कहने का मतलब है कि जैसे आपका ये फोटोग्राफ है, मान लो पासपोर्ट साइज, तो ये नीचे का जो स्पेस है यहाँ पे आपको नेम और डेट ऑफ फोटो, ठीक है, जो डेट है, तारीख है, जिस तारीख की ये फोटो है, उसे आपको एडिट करके यहाँ पे लिखना है। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट कर लो आप, वहाँ पे अपना नीचे यहाँ पे नेम और जो डेट ऑफ फोटो है वो आपको लिख के यहाँ पे तब जाके सबमिट करना है उसे। ठीक है, तब जाके अपलोड करना है। बिना ये चीज करे हुए तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि जो भी आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसे आप नीचे जो है एडिट करके यहाँ पे नाम लिख दो और यहाँ पे अपना डेट ऑफ फोटो जो है, जिस दिन की फोटो है उसे अपलोड, उसे लिख के अपना फिर अपलोड करो। और मेक श्योर करना कि जो जिस दिन की फोटो आप डालोगे, जो डेट डालोगे, ये आज के दिन से 10 दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 मई से पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज 15 मई है ना, तो 5 मई से पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप आज की डेट डाल दो, सबसे सेफेस्ट ये रहेगा। ठीक है, कि 15/5 की डेट डाल दो, खत्म कहानी। ठीक है, तो लेटेस्ट फोटो जो है यहाँ पे 10 दिन पुरानी जो है फोटो नहीं चलेगी, क्योंकि इसलिए यही लिखा है इसने। ठीक है, तो यहाँ पे आज की फोटो, आज की डेट डाल दो, कल की डेट डाल दो, परसों की डेट डाल दो, चल जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज आपको करनी है, मेक श्योर करना है। और उसके बाद ये चीज क्या रखी है इसने कि द कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस ऑफ द फोटोग्राफ। कि मान लो जैसे यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ है, तो जो आपका जो पूरा का पूरा वो फोटो होगा वो आपका कम से कम अच्छा खासा एरिया जो है कवर करना चाहिए। 3/4 ऑफ द जो स्पेस है ये आपका कवर करना चाहिए, ये इसने कहा है यहाँ पे। तो ये बेसिक सी चीज है, लोग करते भी हैं। उसके जो देखो डी पॉइंट में इसने क्या बोला है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली है, द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट देयर अपीयरेंस मस्ट मैच विद देयर फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। यानी कि जो अपीयरेंस में आपने यहाँ पे जो डाला है, अब अपीयरेंस का मतलब कपड़े लत्तों से नहीं है, अपीयरेंस का मतलब आपके फेशियल अपीयरेंस के। मान लो जैसे आपने यहाँ पे बियर्ड रखी थी, तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो मेक श्योर करो कि आप बियर्ड ही लेके जाओ। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने क्लीन शेव किया था, तो क्लीन शेव करके ही आपको एग्जामिनेशन के अंदर जाना है। ठीक है, तो ये चीज इसने बोली है। फॉर इंस्टेंस, इफ कैंडिडेट अपलोड्स अ बियर्डेड फोटोग्राफ, he must appear with the same look in the written examination. Same would be the case with spectacles and mustache. अगर आपने मूछ रखी है तब भी आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मूछ में ही जाना है, स्पेक्टिकल्स पहने तो भी आपको स्पेक्टिकल्स पहन के ही एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाना है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से करो। और मेरी अगर कोई पर्सनल राय मानेगा तो मेरी तो यही राय है कि भैया क्लीन शेव डालो, फोटो सबसे बेस्ट वही रहती है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाओ, क्लीन शेव होकर जाओ, तो सबसे बेस्ट मेरे को यही लगता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पे एक और चीज बोली है, द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन इन टाइम एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रायर। ठीक है, तो 30 मिनट पहले आपको जाना है। पहले की तरह नहीं है यूपीएससी की, आप पहले बस 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले लोग चले जाते थे, तो तब भी उन्हें एंट्री मिल जाती थी। बट अब ये चीज नहीं देखने को मिल रही है। अब जो है आपको 30 मिनट पहले जो है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पहुंच जाना है। ठीक है, तो इस चीज में रिस्क मत लेना, अपना टाइम से जो है पहुंच जाओ। अब बात कर लेते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, हमारी जो वैकेंसीज के बारे में। तो देखो यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की जो वैकेंसी है वो हमारी 100 वैकेंसी है, जो कि मोरलेस सेम ही रहती है। इंडियन नेवल एकेडमी के में देखें तो 32 इंडियन नेवल एकेडमी की वैकेंसीज हैं। इंडियन एयरफोर्स की देखें तो एयरफोर्स एकेडमी की देखें वैकेंसी, तो ये भी 32 है, सेम एज इंडियन नेवल एकेडमी। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा कैच यहाँ पे है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की जो वैकेंसीज है वो 276 है, मतलब बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, 276 वैकेंसी है। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन्स की देखें तो वुमेन की पिछली बार 18 थी, अभी 19 है। ठीक है, तो टोटल हम बात करें तो 469 459 जो है
459 वैकेंसीज हमारी जो है आई हैं टोटल निकल के, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक टाइम होता था जब हमारे टाइम पे जो वैकेंसीज होती थी वो करीब करीब 300 को टच करती थी मुश्किल से, ठीक है, 300 होती थी, कभी 350 होती थी, 310 होती थी। बट अब जो वैकेंसीज इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, 400 मतलब करीब करीब 459 जो वैकेंसीज हैं, मतलब इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके जो कट ऑफ है वो भी आपकी कम जाएगी, और आपके जो मेरिट इन होने के जो चांसेस हैं, कई बार होता था एसएसबी क्लियर हो जाती थी, खासतौर से गर्ल्स में भी होता है ये। हालांकि गर्ल्स में 19 ही सीट है, तो कई बार उसमें भी होता था, बॉयज़ में भी देखा जाता था कि मेरिट होने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी। तो वो केसेस जो हैं, जब ज़्यादा वैकेंसीज होती है तो बहुत कम हो जाते हैं केसेस, ठीक है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करो, और आपके जो मेरिट इन होने के चांसेस है, सिलेक्शन होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इस बार भी हमने देखा था जो कट ऑफ है हमारी, वो हमारी 80 के अराउंड थी, मतलब 85 86 के अराउंड जो देखी गई थी कट ऑफ, मतलब 85 86 के अराउंड वाले जो बच्चे थे उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो इस बार जो कट ऑफ है काफ़ी नीचे गई है। पेपर भी हालांकि हार्ड आया था, तो ये आप मेक श्योर करो कि अपनी जो प्रिपरेशन है वो अपनी तरफ से बिल्कुल स्ट्रांग रखो। बाकी यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है दोस्तों, यही सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो हमारे सेंटर्स वगैरह बता रखे हैं। तो ये उसके बाद हाँ, यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आईएमए के अंदर बात करें तो आईएमए देहरादून जो है, आईएमए के अंदर बात करें तो जो हमारी एज लिमिट है आपको क्या होना चाहिए। देखो वो कैंडिडेट जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में आता है, इसके बीच में लाई करता है, तो वो कैंडिडेट आईएमए के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब कुछ लोगों का सवाल होता है, सर मेरा बर्थ डेट जो है वो 2 जुलाई 2001 को आता है, तो क्या मैं भी एलिजिबल हूँ। तो हाँ बिल्कुल आप भी एलिजिबल हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है द कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन, ठीक है, 2 जुलाई से पहले वालों का नहीं है, ठीक है, 2 जुलाई वालों का है, ठीक है, एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2006। तो जिनका 1 जुलाई 2006 है वो भी एलिजिबल है, लेकिन जो जिनका 2 जुलाई 2006 है वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ दे रखा है नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2006, ठीक है। तो इन शॉर्ट जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में आता है, या फिर 2 जुलाई 2001 को आता है, या फिर 1 जुलाई 2006 को भी आता है, वो एलिजिबल है हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए। अब बात करते हैं नेवल एकेडमी के लिए। तो नेवल एकेडमी के लिए भी हमारा सेम ही है। वो कैंडिडेट जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 के बीच में, 1 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में आता है, वो कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स का। अब इंडियन एयरफोर्स में क्या है, वो कैंडिडेट जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में आता है, वो कैंडिडेट जो है इंडियन एयरफोर्स के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन ये चीज़ तो है ही, जो जिन लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे जो सीडीएस के थ्रू हमारी जो एंट्री होती है वो हमारी अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए होती है। अगर आप मैरिड हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के बारे में, जो मेन का है। हालांकि मैन और वुमेन का सेम ही एज लिमिट होती है यहाँ पे। तो वो कैंडिडेट जिनका जो एज लिमिट है, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जुलाई 2000 जो है सन 2000, 2 जुलाई 2000 से लेकर डेट ऑफ बर्थ उनका 1 जुलाई 2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप एलिजिबल हो ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, मैन और वुमेन दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम ही है, 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने पहले क्लियर कर दी थी कि जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2000 है तो वो भी एलिजिबल है, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2006 है वो भी एलिजिबल है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया, क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मैंने एलिजिबिलिटी बता दी आपको, एज क्राइटेरिया। उसके बाद हमारा जो है ये एज किस लिमिट पे, किस बेसिस पे चेक किया जाता है, तो आपका जो वो है क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसके बेसिस पे आपका एज जो है चेक करा जाता है। तो जो उसके अंदर मार्कशीट होगी वही हमारी मानी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बारे में बात करते हैं। फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, ठीक है। तो आईएमए और ओटीए की जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या चाहिए, केवल कोई भी एक डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आपके पास कोई भी डिग्री हो, बीएससी हो, बीए हो, कुछ भी हो, तो आप एलिजिबल हो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए। बीटेक हो, कुछ भी हो, आपका बस एक डिग्री होनी चाहिए आपको यूनिवर्सिटी के पास। इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटीए चेन्नई के लिए आप एलिजिबल हो। अब बात करते हैं इंडियन नेवल एकेडमी के बारे में। अब इंडियन नेवल एकेडमी क्या लेता है दोस्तों, इंजीनियर्स लेता है, ठीक है। तो अगर आपके पास बीटेक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अगर आपके पास बीटेक है या फिर बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ही आप एलिजिबल हो इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, ठीक है। बाकी कोई अगर आपने बीएस वो कर रखी हो, क्या बोलते हैं, बीएससी कर रखी हो, बीए कर रखा हो, तो आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए एलिजिबल नहीं है, बिग नो है, ठीक है। केवल जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए ही जो इंडियन नेवल एकेडमी है उसके दरवाजे खुले हैं। अब बात करते हैं फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो एयरफोर्स एकेडमी की क्या एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ब्रैकेट में लिखा है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अब इसका क्या मतलब है कि वो कैंडिडेट जिनके पास मान लो कोई भी एक डिग्री है, मान लो बीएससी है, ठीक है, अब उनके पास बीएससी है या फिर बीए है, लेकिन उनके पास क्लास 11 12th में फिजिक्स और मैथ्स था, ठीक है, पीसीएम था मतलब, ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स था, तो वो लोग एलिजिबल हैं एयरफोर्स एकेडमी के लिए। भले ही उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री ना हो, कोई बात नहीं,
लेकिन अगर उनके पास जो क्लास 11th और 12th है उसमें फिजिक्स और मैथ्स हमारा होना चाहिए, ये कंपलसरी है, भले ही उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री ना हो। और दूसरा जो है वो लोग जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो वो तो होंगे ही होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली। तो इन शॉर्ट दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो एयरफोर्स का जो वो कैंडिडेट जिनके पास कोई भी डिग्री हो लेकिन साथ ही साथ क्लास 11th-12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऑप्शनल में, वो एलिजिबल है। और वो कैंडिडेट जिनके पास इंजीनियरिंग डिग्री है वो भी एलिजिबल है। लेकिन जो नेवल एकेडमी है उसमें केवल इंजीनियर्स एलिजिबल है, और जो आईएमए और ओटी है उसमें कोई भी बंदा एलिजिबल है, बस उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने बता दिया। फीस जो है हमारा 200 रुपये है, ये आपको जो कटेगा आपका चालान जो है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आगे, तो आगे कुछ भी इंपॉर्टेंट दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें हमने एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में डिस्कस किया और वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। इन सब चीज़ों पे तो आपको खास तौर से ध्यान देना है। फॉर्म भरते समय दोस्तों कोई भी मिस्टेक ना करें आप, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें हम इसके प्रिपरेशन से, इसके दोस्तों कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है फॉर्म भरते समय कि जो प्रेफरेंस डालते हैं हम आईएमए के लिए, आईएनए के लिए, ओटीए के लिए, तो उसमें हम 1 2 3 कैसे लिखे, तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखे हैं दोस्तों। तो उसको आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लोगे, उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।